खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। 4 महीने में 1.5 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें 98% आवेदन गांव से प्राप्त हुए हैं। सीएम धामी ने कहा यूसीसी की प्रक्रिया को सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक जन सेवा केंद्र को इससे जोड़ा गया है। पंजीकरण के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया गया है। तो यूसीसी प्रक्रिया क्या कुछ है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जहां पर 7 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था। इसके बाद 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक विधेयक को स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में लागू यूसीसी किया गया था। यूसीसी लागू होने से महिला सशक्तिकरण होगा, ये भी कहा गया। हलाला, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लग चुकी। यहाँ पर अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियां यूसीसी से बाहर की गई हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, ये यूसीसी में इंक्लूडेड है। बच्चों की संपत्ति में माता पिता को भी अधिकार प्रदान किया गया है। यूसीसी में यूसीसी की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस बीच ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक जन सेवा केंद्र इससे जोड़े गए हैं। ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लागू किया गया है। 4 महीने में 1.5 लाख से अधिक आवेदन जो है वो मिल चुके हैं। इसमें 98% आवेदन गांव से प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ यूसीसी की ये पूरी प्रक्रिया है जिसको लेकर सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। राजधानी देहरादून में कोविड के 3 मामले सामने आए हैं और सामने आने पर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हालांकि ये तीनों मामले बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोगों में मिले हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में मौजूदा स्थिति और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, वैक्सीन, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू बेड सहित अस्पतालों में टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि भले ही स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं और खुद को आइसोलेट करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से भी बचें। तो कोविड ने दस्तक जो है वो उत्तराखंड में दे दी है और कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ये जरूरी बैठक की, जिसमें स्थिति से निपटने के तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आम आवाम के साथ भी अपील की गई है कि खुद को आइसोलेट करें और खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा, पिछले बीते दिनों में 2 केस सामने आए थे, आज 3 हो चुके हैं और ये केस वही है जो लोग बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो कोरोना है वो अपने फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे देश के 270 का आंकड़ा कर चुका था और उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं कोरोना दस्तक दे चुका है, क्योंकि 2 मामले पहले दिन निकलकर उत्तराखंड के अंदर सामने आए थे और 1 मामला कल निकलकर सामने आया, यानी कुल 3 मामले अभी तक उत्तराखंड के अंदर निकलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जो तीनों लोग हैं, तीनों की हिस्ट्री कहीं ना कहीं बाहर की है, यानी कि उत्तराखंड राज्य से अलग अन्य राज्यों की हिस्ट्री है कि अन्य राज्यों से लोग आए थे और इनके अंदर कोरोना की पुष्टि हुई है। वही देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं और जिलाधिकारी ने कल एक यानी कि रविवार के दिन एक
बैठक बुलाई और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो अस्पताल है उनमें पूरी व्यवस्थाएं की जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो मरीजों को। उसको लेकर तमाम तरह की जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी वो ऑक्सीजन की कमी ना हो और जिस तरीके से बेडों की कमी देखने को मिलती थी वो कमी ना हो, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि जिलाधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भले ही स्थिति नियंत्रण में हो लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है और सतर्कता के लिए तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की हिला हवाली ना करें और जो भी मरीज इस तरह के मिलते हैं उनको तुरंत बेड की व्यवस्था उनके लिए की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके लिए की जाए, यानी कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए की जानी चाहिए। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तो इसको देखते हुए कहना कि जनता से भी अपील लगातार की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या जिलाधिकारी हो या तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार जनता से अपील करती हुई नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दें क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में ये कोरोना के मामले और अधिक बढ़ सकते हैं। और इसका बचाव सिर्फ यही है कि जागरूकता, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाने की बात हो या फिर हाथ बार बार धोने की बात हो, सैनिटाइजर लगाने की बात हो, इस तरह के जो पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि जो जागरूकता कोरोना काल में की गई थी उसी का लाभ उठाते हुए कहना कि इस कोरोना काल में भी वो सारी जो कहा जाए कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना अति आवश्यक होगा। धनराज, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए इस वक्त एक तरफ चार धाम यात्रा जिसकी हम आए दिन बात करते हैं, उसके बाद कल से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है। ओवरऑल पीक टाइम है जब टूरिज्म अट्रैक्ट होता है, उत्तराखंड में टूरिज्म का वक्त होता है। इस बीच अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो गई है क्योंकि मॉनसून भी शुरू होना है, मौसम की मार अलग, दूसरी तरफ ये हेल्थ की मार अलग जो कि कोरोना आ चुका है। तो इससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां कैसी हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने सही कहा है कि एक और चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी ओर हेमकुंड की यात्रा भी शुरू हो चुकी है और दोनों ही यात्रा ऐसी हैं कि जो ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है और दोनों ही यात्राओं में देश विदेश के लोग आते हैं और ऐसे में कोरोना काल जब बढ़ जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती डबल प्रशासन के सामने भी हो जाती है क्योंकि मानसून भी जल्द आने वाला है। एक तो मौसम की मार और दूसरी स्वास्थ्य की मार, कोरोना की मार कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके लिए तमाम जो कहा जाए कि जो निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति चारधाम यात्रा में आ रहे हैं या हेमकुंड साहिब यात्रा पर आ रहे हैं वो पहले अपना स्वास्थ्य चेकअप कराकर ही यात्रा करें क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खुद को तो बचाव है ही लेकिन अन्य लोगों का भी बचाव जरूरी है क्योंकि कोरोना ऐसा है कि एक दूसरे से लगता है और इस तरह फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है। देखिएगा कि चारधाम यात्रा इस समय पीक पर है और हेमकुंड साहिब भी पीक पर है और पर्यटन सीजन भी पीक पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं उनका चेकअप करना अनिवार्य है और वो चेकअप कराने के बाद ही उत्तराखंड के अंदर एंट्री करें, ऐसी अपील कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी की गई है। एक तरफ हेल्थ ऑफिसर्स को निर्देश देना कि बेडिंग पूरी हो, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज पूरी हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कितना जरूरी है कि ये हेल्थ ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड जाकर अब लोगों को समझाएं क्योंकि लोगों में एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका है कि वैक्सीन लग चुकी है तो शायद इतना इफेक्ट कोविड ना करे। उसको लेकर समझना कितना जरूरी है कि खांसी जुकाम जैसे लक्षण भी बड़े नुकसान कर सकते हैं। देखिए जो खांसी जुकाम के लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से नहीं कहा जा सकता लेकिन वायरल भी हो सकता है, लेकिन चेकअप कराना अति आवश्यक है क्योंकि चेकअप कराने से कहीं ना कहीं उसकी स्थिति साफ हो जाती है। यदि कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो कहा जाए कि आवश्यक जो निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं उनका पालन करके कहीं ना कहीं कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन यदि आप लापरवाही करेंगे और आपको सर्दी खांसी जुकाम है और आप डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हैं, घर में ही दवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि आपके बच्चों को भी कहीं ना कहीं उससे लग सकता है, अन्य लोगों को भी उससे कोरोना फैल सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लगातार हमने देखा कि जब पिछला कोरोना काल रहा तो लगातार जो हेल्थ की टीमें हैं वो लगातार जनता के बीच में रही हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जो टीम है हेल्थ की वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाए और जनता को समझाने की कोशिश करे कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं और किस तरीके से कोरोना
से बचा जा सकता है, क्योंकि अभी भले ही स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति भयानक भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई थी और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, बेडों की कमी देखने को मिली थी, दवाइयों की कमी देखने को मिली थी। वो कमी इस बार ना देखने को मिले, उसको लेकर जिलाधिकारी ने अभी से ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस हवाले से देने के लिए। तो कोविड ने दस्तक जो है वो दे दी है, जहां पर उत्तराखंड में भी 3 केसेस सामने आए हैं। बीते 2 दिन पहले ये 2 केसेस थे। लगातार बढ़ते केसेस एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। डीएम की तरफ से बैठक की जा रही है और निर्देश तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब बाघों और हाथियों के साथ साथ हॉग डियर की भी गंभीरता से निगरानी और संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पार्क प्रशासन ने हॉग डियर की संख्या की गणना शुरू की, जो कल 24 मई तक चली थी। इस गणना से न सिर्फ हॉग डियर की वर्तमान संख्या का सही अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण को लेकर नई रणनीति भी बनाई जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित गवासा कोटी के मुताबिक बीते वर्षों में हॉग डियर की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है, जो बाघ जैसे शिकारी जानवरों के भोजन चक्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने बताया कि हॉग डियर जैव विविधता की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जो शिकारियों और शाकाहारियों के बीच संतुलन बनाए रखती है। उनकी संख्या में गिरावट से ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। कब कितनी संख्या थी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहना था। देखिए, हॉग डियर की गणना अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की जा रही है। इसके लिए सभी बीटों में टीमें बनाई गई हैं, 1 प्रगणक प्लस 2 सहायक में। तो अभी एक दिन 22 तारीख को हुआ है, 23rd को भी होना है, 22 से 24 तारीख तक ये गणना की जानी है। 24 तारीख के बाद जो भी डेटा कंपाइल होगा, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के थ्रू इसको फिर रिलीज किया जाएगा बाद में। तो इससे पूर्व ये गणना जो है 2020-21 में की गई थी। तो इसमें नियर अबाउट 179 हॉग डियर्स टोटल पाए गए थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताएंगे कि कहाँ कितनी गणना थी और हॉग डियर को लेकर जो लगातार टेंशन बढ़ रही है, इसमें संख्या में गिरावट आई है। इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि वर्ष 1977 में हॉग डियर की संख्या थी लगभग 1125 और अब दिन ब दिन बढ़ रही है। साल 2000 तक ये संख्या घटकर रह गई है 294। अब देखिए कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। वर्ष 2008 में ये आंकड़ा गिरकर 233 पहुंच चुका है और अब 2020-21 में हॉग डियर की संख्या 150 रह गई है। इस बीच हॉग डियर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या में गिरावट देखी गई है और इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर अब दोबारा से प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ाई जाए। वहीं सितारगंज में अवैध प्लॉटिंग का खेल लंबे समय से चल रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि पर प्लॉटिंग हुई है। जिले के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम रविंद्र जुबाठा ने राजस्व कर्मियों के साथ सिडकुल मार्ग और खटीमा मार्ग पर जांच करने पहुंचे, जहां अनुसूचित जनजाति की भूमि और उपजाऊ भूमि पर जिला विकास प्राधिकरण और रेरा के विपरीत अवैध कॉलोनियां मिली है। प्रशासन की जांच से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है। यहां पर सरकार से बिना अनुमति के जो कॉलोनियां बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग कर भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूल कर अवैध कॉलोनियां बसा दी है। अधिकांश कॉलोनियों में मानक के अनुसार सड़क, पानी, बिजली, पार्क जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एसडीएम रविंद्र जुफाटा ने बताया कि पहली जांच में 20 खेतों में लगभग 100 अवैध कॉलोनियों की पुष्टि हुई है। सभी की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कार्रवाई गतिमान है, आगे भी अवैध कॉलोनियां चिन्हित होंगी और विधिवत कार्रवाई होगी। लेके एक मुहिम चली है, हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करी गई है। तो सभी ही हमारे उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई हुई है। उसके तहत हमने भी चिन्हीकरण करा है। लगभग 99 ऐसे खेत पाए गए हैं जिनमें अवैध कॉलोनियाँ थी। तो संख्या तकरीबन उनकी 25 से 30 के बीच रही होगी।
कार्रवाई अभी गतिमान है। जो और भी हम चिन्हीकरण कर रहे हैं उसकी सूचना भी हम ऊपर भेज रहे हैं और अभी वर्तमान में रजिस्ट्रियाँ इन सभी कॉलोनियों पे रोक दी गई है। किसी काट रहे हैं उन पर अग्रिम कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, इनको समय दिया गया है। इसके अंदर अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि इनकी जो दस्तावेज है इन्होंने दिए हुए हैं प्राधिकरण में या रेरा के संबंधित, तो ये अपने दस्तावेज हमें प्रस्तुत करा देंगे और यदि कोई अनियमितता पाई जाएगी तो विधिक कार्रवाई। राजधानी देहरादून में कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में भाजपा विधायक खजान दास ने इसके लिए जिम्मेवार विभाग के इंजीनियरों को ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। एक सड़क को खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं। ये है बात ठीक नहीं है। इससे राज्य सरकार के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि कुल मिलाकर के एक रणनीति तैयार करते हुए 50 साल तक की योजनाओं का पूरा ब्यौरा तैयार कर काम करना चाहिए, क्योंकि बार बार सड़क खोदने से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। अब सड़क बार बार खुद रही है, बार बार कभी तार बिछ रहे हैं, कभी पाइप बिछ रहे हैं। ये बहादुराबाद क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात धामी सरकार ने दी है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के कई गांवों के लिए नए पुल के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। जियो जारी होने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल यहां पर स्थित पुल की जर्जर हालत से लोगों में भय का माहौल था। स्थानीय विधायक अनुपमा रावत का लोगों ने स्वागत किया और इस जीओ के जारी कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अनुपमा रावत ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने विधानसभा सत्र में आवाज उठाई, जिसके बाद सरकार ने इसका जीओ जारी किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आसपास के कई लोगों के लिए राहत जो है ये साबित होगा। अनुपमा रावत जिंदाबाद। और मैं तो क्षेत्र की उपलब्धि के रूप में इतने सालों का, वर्षों का जो है वनवास एक तरीके से देखिए वो उस क्षेत्र का पूरा हुआ। और 2012 से ये स्थिति बनी हुई थी। पुल बना था 2012 में, उसके बाद से ही इसकी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में थी और लगातार क्षेत्र की जनता इससे बहुत परेशान थी। और इसमें जियो में साफ है कि 2017 में तो कहा गया कि ये स्थिति में ही नहीं है और 22 में जनता ने, यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे अवसर दिया और मैंने एज ए विधायक जैसे ही मैं निर्वाचित हुई और अपना जो कार्य होता है उसको करना शुरू किया, तो मैंने उस समय भी इस पुल का जिक्र जो मेरे से कार्य सूची मांगी गई उसमें जिक्र किया। लेकिन 23 में जब आपदा आई तो आपदा के समय पे हम जब निरीक्षण कर रहे थे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद उस पुल से जब हम निकले और पुल हिल रहा था क्योंकि बारिश से एक तो इफेक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत स्थिति खराब है। मैंने वहीं अधिकारी उन्होंने कहा जी हम रिपेयरिंग करा। मैं कहा नहीं, रिपेयरिंग सोल्यूशन नहीं है इस बात का, इसका तो वो करिए। तो दूसरे दिन अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इसका बजट जो उनका, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको पता है, इंजीनियर्स होते हैं कि इसका क्या लागत, उन्होंने कहा ये काफ़ी करोड़ों का है। मैं कहा ये छोड़ दीजिए, ये एज ए लेजिस्लेचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कहाँ से कैसे धन आवंटित कराती हूँ, आप इसका जो है पूरा डिटेल्स तैयार कीजिए और आप शासन में इसको चलाइए। तो ये किया। इसमें दूसरे पॉइंट में जियो पे साफ है, 25 अगस्त इसका हमने डेट भी डाली है 2023 को जब इसका पूरा हुआ। लेकिन बजट ज़्यादा होने की वजह से और हर 15-20 दिन में मेरी कोशिश रहती थी कि मैं शासन स्तर पे सचिवालय जाके इस पुल के बारे में पूछती थी, भाई ये कहाँ पर रुका है, क्यों रुका है, क्योंकि दिक्कत मुझे ये लगता था जैसे कोटद्वार में पुल गिरा था, तो मैं बस भगवान से रात दिन ही प्रार्थना कि भाई ऐसी स्थिति मेरे क्षेत्र में ना आए। तो मैं बड़े वो तो दिक्कत में थी, तो फिर सत्र अभी आहूत हुआ था फरवरी में।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव से भागने का काम कर रही है क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंचायत में प्रशंसकों का कार्यकाल बढ़ाने की पूर्ण तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और जबकि जनता के सामने सरकार ऐसा दिखावा कर रही है कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल पंचायत चुनाव से सरकार लगातार भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी को डर है और अभी तो जो हालात हो गए हैं पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लायक नहीं है। ट्रंप जिस प्रकार से कान पकड़ करके रोज ऐंठ रहा है, रोज डांट रहा है, रोज डपट रहा है और उसका जवाब दे नहीं पा रहे। आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, वहां पर कह रहे हो कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अब सिंदूर में कौन से केमिकल होते हैं अब मालूम नहीं, कैसे रगों में बह रहा है। तो ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप 7वीं बार लगातार बोल चुका है कि मैंने डांट करके, व्यापार की धमकी दे करके मैंने सीज फायर करवाया। उसका जवाब नहीं दे पा रहे। उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब आपके पास है नहीं। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि आज जो वातावरण पूरे देश के अंदर है, उस वातावरण में किसी भी जगह ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है। पंचायतों में भी इनको डर है कि बैकलैश होगा, इसलिए पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा के गांव साड़ो ढोली में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान हरिद्वार विधायक मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में साड़ोली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज के लोग पहुंचे हैं और उनका प्रयास है कि ब्राह्मण और त्यागी समाज को एकजुट कर सके क्योंकि दोनों ही एक ही गोत्र में संबंध रखते हैं। वही कार्यक्रम के आयोजक पंडित नवीन शर्मा ने भी जोर दिया कि ब्राह्मण और त्यागी समाज एकजुट होकर विकास की राह में आगे बढ़े। आज सड़ोली में यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर परशुराम जयंती का आयोजन किया गया है और प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार सभी जिलों के हमारे सभी बंधुगण आए हैं और बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ आज परशुराम जयंती का पर्व मनाया है और एक संकल्प के साथ कि हम समाज को मजबूत करने का काम करेंगे, हम देश को मजबूत करने का काम करेंगे। यही संकल्प के साथ परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। त्यागी समाज भी आज यहाँ पर सभी, वो तो अलग थोड़ा ही है, वो तो एक ही है। सब अलग से क्या नाम लेना, वो सब एक है भाई। कोई आज घोषणा भी है संगठन, कोई यहाँ कोई संगठन बना है? नहीं, घोषणा से कोई मतलब नहीं था इसका। तो आज एक बड़ा पर्व मना, जयंती का पर्व। पर्यटक नगरी के रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज के सभागार में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य सुनील मसीह ने की। चित्रकार प्रकाश पपने ने मुख्य अतिथि व मुख्य जनों का दर्शाए चित्रों की विशेषता बताई। पर्वतीय क्षेत्र की एपण कला को चित्रित किया गया था। इसी के आधार बनाकर कई विभिन्न चित्र भी दिखाए गए। जागेश्वर महादेव मंदिर की कला पर आधारित सीमेंट पेरिस प्लास्टर से निर्मित बहुत ही सुंदर मंदिर भी दर्शनीय था। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।